आई रिपीट, लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट ऑनलाइन क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में हम लोग किस तरह से एडजस्टमेंट्स करते हैं। बट काफी टाइम के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक वो आपके माइंड से थोड़ा सा डिलीट हो गया होगा, आपके माइंड में नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करता हूँ, देन हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन एडजस्टमेंट को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट था न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। फर्स्ट क्या था? न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। और हमें पता है कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला था वो क्या था? तो इन दिस चैप्टर फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ओके, फॉर्मूला क्या होगा? हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले नीड होगी ओल्ड रेशियो की प्लस गेन रेशियो। मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो पार्टनर है, आई मीन रिमेनिंग पार्टनर है, उनका जो रेशियो पहले है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसका शेयर भी उनको ही मिलेगा, इसलिए वो पहले वाला शेयर उनके पास है, ठीक है। बट जो पार्टनर जा रहा है उसका भी तो कुछ गेन को मिलेगा। जब दोनों हम ऐड करेंगे तब हमें क्या फाइंड आउट होगा? न्यू रेशियो फाइंड आउट होगा। अब इसी के बेस पे हम लोग ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या होगा? इसी के बेस पे ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस गेन रेशियो। उसके बाद हम बात करें कि गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। क्या ये बात सबको रिमाइंड हो गई? रिप्लाई में कि क्या ये मैटर सबको रिमाइंड हो गया, सबको याद आ गया ये बात? वेरी गुड। ओके, अब एक नोट भी मैंने आपको मेंशन कराया था, लिखवाया था। इस जस्ट सपोज क्वेश्चन में हमें रिटायरमेंट और डेथ के केस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, आई मीन ये भी नहीं बताया गया है कि ड्यूरेशन कितना है, और ये भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितना गेन रिमेनिंग पार्टनर को हो रहा है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ओल्ड रेशियो इज known as new ratio और गेन रेशियो। इज दिस क्लियर? कि सूचना के अभाव में हम पुराने अनुपात को, आई मीन ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो और गेन रेशियो अज्यूम करेंगे, मान लो। ये मैंने आपको बात बताई, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, हम उसकी बात कर लेता हूं। और नेक्स्ट था पेमेंट मेथड। तो बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड इन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर? एक पार्टनर जब फर्म से रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ हो जाती है, कितने तरीके से हम उसे, आई मीन फर्म से पेमेंट कर सकती है?
कितने मेथड्स हैं? हाँ बेसिक, गुड, 4 मेथड्स हैं। बट ये 4 मेथड्स क्या है? बट ये 4 मेथड्स क्या है? तो मैंने बताया था फर्स्ट लमसम मेथड, फर्स्ट मेथड था लमसम मेथड, देन सेकंड था इंस्टॉलमेंट मेथड, थर्ड था एन्युटी सस्पेंस मेथड। अब एक और था ट्रांसफर टू लोन मेथड। तो टोटली जो नेम ऑफ मेथड्स है 4 है। फर्स्ट क्या है? लमसम मेथड, सेकंड क्या है? इंस्टॉलमेंट मेथड, थर्ड क्या है? एन्युटी सस्पेंस मेथड, एंड फोर्थ क्या है? ट्रांसफर टू लोन मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड में एक्चुअली होता है जितना भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है, जितना भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है उसको हम एक साथ लमसम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, सपोज 1 अप्रैल को कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो हम उसी दिन उसको जितना भी अमाउंट आता है पे कर देते हैं। क्लियर? इसमें आगे कोई काउंटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कंप्लीटली अमाउंट हमने उसको सेम डे पे कर दिया। क्लियर? पर इसमें ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा, पूछूंगा कि आपसे लमसम मेथड कब सुटेबल होता है, कब एक फर्म लमसम मेथड यूज करती है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है, किस कंडीशन में लमसम मेथड यूज करना बेनिफिशियल होता है, इफेक्टिव होता है। कैन यू गिव आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू गिव आंसर दिस क्वेश्चन? कब? यस नो, इतना से देना आपको। कब लमसम मेथड यूज करना किसी फर्म के लिए वेरी गुड। हाँ, हम कैश अवेलेबल नहीं कहेंगे अभिषेक, हम ये कहेंगे सफिशिएंट कैश बैलेंस। इज दिस क्लियर? कैश बैलेंस तो हो पर कैसा हो? सफिशिएंट हो। कैसा हो? सफिशिएंट, आई मीन पेमेंट करना है 50,000। सपोज रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है 50,000 रुपीज का। अब हमारे पास 60,000 हो या 1 लाख रुपीज हो, इजीली पे कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सफिशिएंट बैलेंस। बट सपोज पेमेंट करना है 50,000 रुपीज का, बट हमारे पास जो अमाउंट है वो तो 30,000 ही है। तो इस केस में क्या, इस केस में हमें लमसम मेथड यूज करना होगा? हम कर सकते हैं कि लमसम मेथड? हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, समथिंग सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, कब लमसम मेथड यूज करना बेनिफिशियल होता है। आंसर आपको कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना है सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल या बैंक बैलेंस अवेलेबल हो। कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। अब देखिए, जब सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो कंपनी को ये मेथड फर्म यूज कर नहीं सकती। जब सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो फर्म ये मेथड यूज कर नहीं सकती। तो फिर कौन सा करेंगे? इन तीनों में से कोई यूज करेंगे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी हमारे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनको इन्फॉर्म कर देना कि क्लास हमारे रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है आज से। तो रेगुलर इसी टाइम है, उसी टाइम आपका रहेगा 1.20, आई मीन 1:20 1:20 पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी अकाउंट्स की ऑनलाइन। कोरोना का इफेक्ट ज्यादा है इसलिए भी एक बार स्कूल से जो इससे इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी में पूरी क्लास लेंगे
अभी एक बार ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, वो क्लासेस है इसलिए मिस ना करें, रेगुलर इसको यूज करें, सब फॉर्म भी आप कर रहे हैं जो भी हमारे क्लासमेट्स थे, आपके क्लासमेट्स थे, जो हमारे स्टूडेंट्स थे। अब बात करते हैं इन दोनों मेथड में क्या होता है। जब हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं कि भैया आपको पैसे बाद में देंगे, अभी तो है नहीं ना, बाद में देंगे। अब देखिए पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो उस पार्टनर का जो रिटायरिंग पार्टनर है, उस पार्टनर का जो अमाउंट हमारे पास था, क्या हम उसको कैपिटल के नेम से बैलेंस शीट में लिख सकते हैं क्या? इसका रिप्लाई कीजिए मुझे, क्या हम उसे हाँ आई रिपीट, ध्यान दीजिए, जब हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जब हमारे पास आई मीन फर्म के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस नहीं है, तो क्या इस केस में फर्म लमसम पेमेंट करेगी? नहीं करेगी। सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, उस केस में फर्म के पास सेकंड ऑप्शन आएगा, क्या वो रिटायरिंग पार्टनर से रिक्वेस्ट करेगी कि हम अभी आपको पैसा नहीं दे सकते, हम आपको पैसा बाद में देंगे, जो भी आपका अमाउंट ड्यू है हम आपको बाद में देंगे। बट मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था कि जब पार्टनर को हम लोग लमसम पेमेंट कर रहे हैं, हम उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, अभी तो कंप्लीट पैसा नहीं दे रहे ना, तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या कैपिटल लिखना ठीक रहेगा बैलेंस शीट में? क्या हम इसको बैलेंस शीट में ऐसा कैपिटल शो कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कैपिटल बैलेंस शीट में हम तभी यूज कर सकते हैं जब कोई पर्टिकुलर पर्सन फर्म में पार्टनर हो, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन फर्म में पार्टनर हो तो हम लोग उसकी कैपिटल यूज कर सकते हैं। अब वो पार्टनर नहीं है तो हम लोग ये यूज नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे इस केस में रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, रिटायरिंग पार्टनर्स हाँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, आज का दिन तो रिवीजन नहीं होगा, फिर हम लास्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उससे आगे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा गेप लगने की वजह से आप कुछ भूल गए होंगे, कुछ आपका दीपावली में माइंड चला गया होगा, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके एक्सप्लेन करा था, कल से हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में भी छोड़ा था, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा हुआ चैप्टर, तो इसको फिनिश करते हैं। ये बात समझ में आ गया? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन कब यूज करते हैं? क्वेश्चन ये भी बोर्ड में आया हुआ है कि किस केस में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आंसर दीजिए, किस केस में रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल को रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन में ट्रांसफर करते हैं? किस केस में? तो आपका आंसर क्या आएगा? जब कोई भी फर्म इंस्टॉलमेंट मेथड का यूज करती है तो हम इस केस में रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को रिटायरिंग पार्टनर के लोन में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड क्या होगा, क्या बताया था मैंने आपको? एन्युटी सस्पेंस मेथड। इस एन्युटी सस्पेंस मेथड में क्या रूल होता है, इसमें क्या करते हैं और ये किस तरह से इंस्टॉलमेंट मेथड से अलग है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ मेथड? इन दोनों मेथड में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस इतना ही है कि जब लमसम मेथड हम यूज करते हैं तो जिस दिन लोन का पेमेंट हो जाता है, आई मीन उसके कैपिटल का पेमेंट हो जाता है, उसके बाद हम पेमेंट नहीं करते हैं, आई मीन फर्म पेमेंट नहीं करते। ये पेमेंट जब कंप्लीट हो गया, अब आगे क्यों करना है? नहीं करना। किस मेथड में नहीं करना?
इंस्टॉलमेंट मेथड में नहीं किया जाएगा। बट सपोज रिटायरिंग पार्टनर को हम पेमेंट कर रहे हैं और हमने कौन सा मेथड यूज किया है, एन्युटी सस्पेंस मेथड हमने यूज किया है। तो क्या होगा इस केस में, हम इसको रिटायरिंग पार्टनर्स को तब तक पेमेंट करेंगे जब तक वो जीवित रहेगा। लाइफ केस जब वो जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, लाइव रहेगा, हम उससे पेमेंट करेंगे। चाहे उसका जितना अमाउंट देना था वो फ्रीज हो गया होगा, बट पार्टनर तो अभी भी जीवित है, उसकी डेथ तो नहीं हुई है। तो जब तक वो जीवित रहेगा, उसकी डेथ नहीं होगी, तब तक हमें पेमेंट करना है इस मेथड में, इस मेथड में। और यही मेन डिफरेंस है दोनों में। इसमें तो पेमेंट कंप्लीट हो गया, आगे से नहीं देगा, और इसमें पेमेंट कंप्लीट हो गया पर पार्टनर अभी भी है, पेमेंट करना। इसलिए इस मेथड में हम लोग ट्रांसफर लोन में नहीं करेंगे, लोन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो किस में करेंगे, मेथड के नाम से पता लग रहा है किस में ट्रांसफर करेंगे, एन्युटी सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे। किसमें ट्रांसफर करेंगे, एन्युटी सस्पेंस में। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक आपके पास समझ में आ गई है? क्या ये जो बात मैंने बताई है कि इंस्टॉलमेंट मेथड और एन्युटी सस्पेंस मेथड में मेन डिफरेंस क्या है, इससे पूछा हुआ एग्जाम में, ये दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? रिप्लाई सभी किया था, रिप्लाई सभी किया था, जितने भी क्लास ले रहे हैं रिप्लाई सभी किया, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी उनकी सबकी बात समझ में आ चुकी है। ओके, अब देखो यहाँ एक बात आ गई एन्युटी सस्पेंस मेथड में। मैंने आपको बताया था कि जितना रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना था उसमें से कुछ अमाउंट ही हमने उसको पे किया है, कंप्लीटली अमाउंट पे नहीं किया। उसका अमाउंट जितना उसको देना था वो फिनिश नहीं हुआ, बट उससे पहले ही पार्टनर की डेथ हो गई। तो जो बैलेंस है एन्युटी सस्पेंस में, जो बैलेंस है उस अमाउंट का क्या करना है बताइए। अभी भी उसका अमाउंट बाकी है लेकिन पार्टनर की डेथ हो गई, और प्लान कौन सा चूज किया हुआ है, एन्युटी सस्पेंस मेथड हमने चूज किया है। तो फिर इस केस में जो बैलेंस अपने पास अवेलेबल है उस बैलेंस का हमें क्या करना है, तो क्या करना है बताइए, उस बैलेंस का क्या करना है? हाँ, इसी का आंसर आ गया। नहीं, इसी का आंसर रॉन्ग हो गया। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आप किसी को भी ना जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ रिप्लाई करनी है। एक बार सोचो क्या करते हैं इसको, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है बट पार्टनर नहीं है, पार्टनर की डेथ हुई है, तो क्या किया जाएगा बताइए। बताइए, ट्रांसफर लोन नहीं आएगा। ध्यान सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। इस केस में जितना भी बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है उसको रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका बात से करेक्ट है, पार्टनर के साथ कैपिटल अकाउंट भी आप ऐड कर देंगे। अब आपका आंसर करेक्ट है। आई बात समझ में, जो भी अमाउंट हमारे पास बैलेंस में है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी आपके रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या अब बात आपको समझ में आ गई सबकी? क्या ये बात सबके समझ में आ गई है कि जो बैलेंस बचा हुआ होगा इस अकाउंट में उसका क्या करना है? तो उसको हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको दे देंगे, कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आगे इसी के अंदर कि पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर की डेथ नहीं हुई, पार्टनर की डेथ तो नहीं हुई बट अमाउंट फिनिश हो गया, पार्टनर की डेथ नहीं हुई
बट जितना भी अमाउंट देना था वो अमाउंट फिनिश हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे उस केस में? क्या करेंगे? अभी तो क्या था, डेट तो नहीं हुई, अभी क्या बता रहा हूँ, डेट नहीं हुई और अमाउंट फिनिश हो गया, तो क्या करेंगे? और जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो क्या था, डेट हो गई और अमाउंट अभी भी बचा हुआ, तो ये उससे रिवर्स है। हाँ तो बताइए, अमाउंट कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, अपना कोई बैलेंस नहीं है, सस्पेंस के अंदर हम पे कर चुके हैं, पार्टनर अभी भी जीवित है। उस केस में हम क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट उसको पे करना है, जितना भी अमाउंट उसको एनुअली पे करना है, जितनी भी अमाउंट की नीड है, वो अमाउंट हम अरेंज करेंगे। वो अमाउंट हम अरेंज करेंगे, किससे अरेंज करेंगे, किसमें से उस अमाउंट को मिलेंगे? तो आंसर होगा P&L अकाउंट से हम उससे अरेंज करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम उसको अरेंज करके फिर उसको हम किसमें ट्रांसफर करेंगे? एनुटी सस्पेंस में, देन हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो एनुटी सस्पेंस में क्वेश्चन को ध्यान से जो बोल रहा हूँ, एनुटी सस्पेंस अकाउंट में P&L से अमाउंट किस केस में ट्रांसफर करते हैं? क्वेश्चन लिख सकते हो आप इसको, एनुटी सस्पेंस अकाउंट में P&L अकाउंट से, एनुटी सस्पेंस अकाउंट में P&L अकाउंट से कब अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एनुटी सस्पेंस का बैलेंस फिनिश हो चुका है बट पार्टनर अभी भी जीवित है। इस केस में ही हम लोग जितना भी अमाउंट हमें नीड है हम P&L से एनुटी सस्पेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। इज दिस क्लियर? क्या ये बात सबके समझ में आ गई है? क्या ये बात सबके समझ में आ गई है? रिप्लाई फर्स्ट किया, गुड। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है कि हम उसको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इनमें तो नया सिस्टम पेमेंट करते हैं, इसमें हम हर साल कुछ ना कुछ चुकाते हैं, इसमें हमने पेमेंट की बात ही नहीं की। हमने कहा भैया ये आपका लोन है हमारे पास, पेमेंट कैसे करना है कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। इसका मतलब अमाउंट किस में रहेगा? लोन में रहेगा। जब पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, कैसे नहीं पे करेंगे, वो डिसीजन ही नहीं हुआ। उस केस में वो अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओनली लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पेमेंट की कोई बात हम करेंगे ही नहीं। एवरी ईयर कितना पेमेंट करना कितना नहीं, तो गिवन ही नहीं है ना। आई बात समझ में? तो इसमें क्या लोन में ट्रांसफर करेंगे। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ये बातें आपके वापस रिवाइज हो गई होगी, आई थिंक सब कुछ रिवाइज हो गई बातें। जो 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, तो आपका ड्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेन रेशियो और एक आपका पेमेंट मेथड, आई थिंक ये सब रिवाइज हो गए। देन हमने एक पॉइंट पढ़ा था रिवर्सल अकाउंट। ये हमने थर्ड चैप्टर में तो पढ़ाई था, सेकंड में भी पढ़ा था। इसमें क्या आता है, रिवर्सल अकाउंट में हम क्या शो करते हैं बताइए? रिवर्सल अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं? तो रिवर्सल अकाउंट में हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में जितने भी अप डाउन्स होते हैं, आई मीन कितनी डिक्रीज होता है, कितनी वैल्यूज की इंक्रीज होती है, वो हम शो करते हैं। आई बात समझ में? आई रिपीट, रिवर्सल अकाउंट में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में कितना चेंज हो रहा है, कितने अप डाउन्स हो रहे हैं, कितने से अप हो रही है, कितने से डाउन हो रही है, वो चेंज जो है वो चेंज देखते हैं। बट एज ए हम बात करें एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू या किस अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू यू आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए? कौन सा अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें शो करना है?
ये एग्जाम में पूछ ले, विच अमाउंट शो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। हु कैन टेल मी? अभिषेक बताइए, किस अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग लिखते हैं? आंसर क्या होगा? हाँ सही है, अक्षय का आंसर करेक्ट आ गया, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, बुक वैल्यू का और प्रेजेंट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन करना होता है। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन को हमें, एक टॉपिक है इस अकाउंट से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन बनता है जिसका डिस्कशन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्ली सुनो, किस एसेट्स और लायबिलिटीज को हम कभी रिवेल नहीं करते? किस एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं करते? किस एसेट्स का और लायबिलिटीज का हम कभी रिवैल्यूएशन नहीं करते? क्या आप यहां से बता सकते हो किस एसेट्स का और किस लायबिलिटीज का हम लोग कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं? बताइए, किस एसेट का और लायबिलिटीज का हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं? यस नो में आंसर देना, क्या आपको पता है या नहीं? यस और नो, आंसर मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा वो किस एसेट और लायबिलिटीज का कभी रिवैल्यूएशन नहीं होता। ओके, अक्षय ने क्लियरली आंसर दे दिया है। अभिषेक, मनीष, प्रीत, क्या आपको पता है किस एसेट्स और लायबिलिटीज को हम कभी रिवेल नहीं करते? अभिषेक का आंसर है कि यस। बताइए अभिषेक, किस एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रिवेल नहीं करते हैं? किस एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग रिवेल नहीं करते हैं? तो आंसर देखिए, लायबिलिटीज में तो किसे हम रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं, और एसेट्स में किसका हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं? मैं सामने बता रहा हूं, जान लें। एक तो है पार्टनर्स कैपिटल, इसका हम कभी भी रिवेल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी पहले थी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू और बुक वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, उतनी रहती है। कि पार्टनर तो वही थे ना, कुछ किया ही नहीं है तो वही रहनी होती, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसके अलावा रिजर्व सरप्लस, जो भी हमारे पास रिटर्न अर्निंग्स थी, रिजर्व्स थे, सरप्लस थे, फंड्स थे, तो जितने डिपॉजिट किए वही तो रहेंगे, उसकी वैल्यू में क्या चेंज होना है? कोई चेंज नहीं होता। इतने से की भी कोई भी हम रिवैल्यूएशन नहीं करते, रिवैल्यूएशन नहीं करते। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी हम लोग कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं।
क्या ये बातें आपकी समझ में आ गई है? लाइब्रेरीज के अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिजनेस सरप्लस, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इनका हम लोग कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक आपकी? लाइब्रेरीज में हम इनका रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई है? यस नो? जल्दी से बताइए, आपने जितने भी क्वेश्चन किए कहीं भी इनका रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, ठीक है? ये कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आते। अब आप ही कहोगे इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल तो आता है, अरे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर करते हैं, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो उसमें ट्रांसफर करते हैं, लेकिन केवल पार्टनर कैपिटल पहले कितनी थी वो नहीं भरा था इसके अंदर। ओके, एसेट्स में बता सकते हैं आप मुझे? तो लायबिलिटीज में मैंने आपको ये बता दी, क्या और भी बता सकते हैं मुझे? एसेट्स के अंदर, तो एसेट्स में क्या है? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, पेमेंट अकाउंट, और एक आता है फिक्टिशियस एसेट्स। क्या आता है? फिक्टिशियस एसेट्स, जिसके अंदर क्या करना होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जिनको हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं कि नहीं अभी तो राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो उसको फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, तो वो हमारे लिए एसेट्स होंगे और उनको कभी भी हम लोग रिपेयर नहीं करेंगे। क्या आपका गुडविल? नहीं, गुडविल नहीं, क्योंकि ओल्ड वाले गुडविल को हम क्या कर देते हैं? ध्यान देना, ओल्ड वाले गुडविल को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को, हाँ बात समझ में आ गई? वैसे गुडविल लिख सकते हैं हम लोग, पर कंसेप्ट में चाहे तो कई बार गुडविल हम लिख भी सकते हैं, गुडविल को कई बार हम लिख भी सकते हैं। 2014 से पहले आज भी कुछ जगह कुछ अकाउंटेंट, कुछ सीए गुडविल को भी इसमें लिख देते हैं, ठीक है? इनकरेक्ट नहीं होगा, रास्ता बोर्ड ने उसको वहां से उठा दिया, गुडविल लिखना नहीं, बट लिखा जा सकता है, पर इनको तो कभी नहीं लिखा जा सकता। आई बात समझ में? इनको तो कभी नहीं लिख सकते हम लोग, गुडविल को सिर्फ लिख सकते हैं पहले कितनी वैल्यू थी, इस बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, और गुडविल पीछे प्रेजेंट वैल्यू होती है तरह। बट उसके इसमें करते क्या है? जब गुडविल को रिवॉल्यूशन को दिखाना होता है, उसके इसमें करते क्या है? उसके इसमें गुडविल को हम राइट ऑफ नहीं करते, डायरेक्ट हम चेंज देखते हैं और चेंज को किस में देते हैं? उस चेंज को हम लोग रिवॉल्यूशन काउंट में लिख देते हैं, एक तरह से करेक्ट है भी और नहीं, ठीक है? इसलिए उसको हम डाउटफुल माने के इसका आंसर आप टेंशन नहीं करेंगे, इन्हीं को दिमाग में रखना है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई खुशी? क्या ये बातें समझ में आ गई आपको? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और मैं ये कहूँगा सबसे लास्ट लेकर जितने भी हमारे टॉपिक्स मिले उनको आप पढ़ना। कल से हम लोग जितना लास्ट क्लास में हमने किया था आगे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करना था, मैंने आपको किया है, ठीक है? तो कल की क्लास से हम लोग कंटिन्यूसली जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा और आप भी इन्फॉर्म कर देना, रेगुलरली क्लास ज्वाइन करें। इस चैप्टर के बाद मैं रेशियो एनालिसिस पढ़ाऊंगा, वो समझाऊंगा आपको। ओके ओके, थैंक यू सो मच।